2007-8 में मैं आईजी जोन लखनऊ था और आईजी एसटीएफ भी था। 3 जगह ब्लास्ट हुए थे कचहरियों में, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी। ये महसूस किया जा रहा था बहुत समय से कि एसटीएफ जो है वो संगठित अपराध से इतना जूझ रही है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि जो आतंकवादी हैं या उनके सिंपैथाइजर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उसका कोई डेटा रखें या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। तो ये प्रपोजल बनाया था हम लोगों ने और मैंने इसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी को, मायावती जी को दिया था। मैं इसका क्रेडिट उनको देना चाहूँगा पूरा कि उन्होंने 24 घंटे में उसकी स्वीकृति निर्गत हुई। अच्छा। और आज की तारीख में एटीएस एक बड़ा सशक्त डिपार्टमेंट है। 24 घंटे के अंदर इन बातों पर फैसला ले लेना, कैसे देखते हैं आप इसको कि ये बहुत जरूरी था या कि ये उनकी फैसला लेने की क्षमता थी जो उन्होंने फौरन फैसला लेने की क्षमता थी? उन्होंने उसको समझा कि अन्य प्रदेशों में पहले से एटीएस है, यहाँ क्यों नहीं है। उन्होंने तत्काल उसको खोलने के, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को खोलने के ऑर्डर्स दिए। क्योंकि मायावती के कार्यकाल में कानून व्यवस्था सबसे सख्त होती थी, अफसर डरते थे, कितनी सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल डरते थे। वो क्राइम के मामले में उनकी टॉलरेंस बिल्कुल जीरो थी और वो चाहती थी कि सख्त एक्शन हो। एससीज एसटीज पे किसी पे भी किसी तरह का कोई अत्याचार ना हो, किसी महिला पे खिलाफ कोई अपराध ना हो, और वैसे भी अगर कोई अपराध कोई गिरोह करे तो बचना नहीं चाहिए। उनका कार्यकाल मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निकला और एटीएस के गठन का पूरा श्रेय उनको जाता है। और जो उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड बनाया वो उन्होंने ही बनाया और उसके बाद से जो भर्तियां हुई हैं बिल्कुल पाक साफ भर्तियां हुई। ददुआ और ठोकिया का भी जिक्र जब भी होगा तो वो आपकी पुलिसिंग में ही उनके एनकाउंटर्स हुए। 2 डकैत जिन्होंने पूरी चंबल और बुंदेलखंड को नाको चने चबवा दिए। हमारे कुछ कमांडो ठोकिया ऑपरेशन से लौट रहे थे तो ठोकिया ने मार दिए थे। 4-5 कमांडोज की हत्या कर दी थी, तो उसका भी बदला लिया गया। उसके तुरंत बाद ठोकिया का भी एनकाउंटर हुआ, पहले ददुआ का हुआ फिर ठोकिया का हुआ। वो क्षेत्र पूरा जो है दस्यु विहीन कर दिया गया था उस समय। 2015 आते आते उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी जब आप डीजीपी बने। उस वक्त की सरकार के फैसले लेने की क्षमता को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे फैसले लिए गए। 1090 खुला, नया डीजीपी हेडक्वार्टर स्वीकृत हुआ। डायल 100 जो 1 है पहले, अब 112 है, पहले 101 की सुविधा थी जी, वो बहुत बड़े पैमाने पे शुरू की गई। बहुत अच्छे फैसले लिए गए प्रदेश के हित में। एनकाउंटर मॉडल एक तरीके से यूपी में पेश होने लगा पुलिसिंग में। फुल एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, एक नया शब्द चलन में आ गया। तो ऐसी कहने की बातें हैं, पर यह है कि अपराधी के खिलाफ मेरा मानना है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अतीक को आप कितना बड़ा अपराधी देखते हैं? अतीक से बड़ा कोई अपराधी ही नहीं था उत्तर प्रदेश में। किस लिहाज से? हर तरह से। और मुख्तार अंसारी के बारे में? वो ऐसा ही था, हार्डकोर के बारे में। वेल बिहेव्ड था। अच्छा। हाँ, बिल्कुल वेल बिहेव्ड है तीनों भाई। और कभी किसी के साथ, अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। क्या यूपी में जो डीजीपी का पद है, आपको लगता है कि वाकई में वो सबसे पावरफुल पद है? बहुत पावर केंद्रित है उस पद में, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कि मैंने और भी कई लोगों से बात की तो कहते हैं कि डीजीपी होना आपकी काबिलियत सेकेंडरी हो जाती है, आप मुख्यमंत्री के कितने करीबी हैं, ऐसा पैमाना था। ऐसा कुछ नहीं, मेरिट हमेशा काम आती है, मेरा ये मानना है। और इन पदों पर रहते हुए मेरिट का रहना नितांत आवश्यक है। लेकिन कई डीजीपी हमने यूपी में देखे जिनको जूनियर रहते हुए क्रॉस करके उनको बनाया गया, वो बने। मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ फ्रेम में जो शख्सियत हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिसिंग के सेनापति रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहां पुलिस प्रमुख होना एक पद नहीं होता बल्कि सत्ता, अपराध और कानून के बीच रोजाना एक जंग होती है। ए.के. जैन सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत आपके पुलिसिंग सफर को ही लेकर के करेंगे। लगभग 3 दशक
आपने इस सेवा को दिए, 36 साल की सेवा रही, कैसे देखते हैं आप इसे जब पीछे मुड़कर देखते हैं अपने इस पुलिसिंग के सफर को? बहुत अच्छा मैं महसूस करता हूँ और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का एक हिस्सा रहा हूँ और करीब 36 साल से ऊपर मैंने यहाँ पे सेवा दी है। प्रदेश के बाहर भी कभी नहीं गया, पूरे समय प्रदेश में ही रहा, ज़्यादातर जिलों में, रेंज में, जोन में, मतलब पुलिस की पोस्टिंग्स पे ही रहा। बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। कैसे आईपीएस बनने का सफर शुरू हुआ, कहाँ पढ़ाई हुई? लोगों के भीतर एक बड़ी जागरूकता रहती है कि ए.के. जैन साहब कैसे आईपीएस के अटेम्प्ट में क्लियर हुए, कितने अटेम्प्ट लगे इस आईपीएस भैया को? देखिए, मेरा तो शुरू से रुझान मेरे फादर के कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध थे जी। मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो तब से मेरे मन में वो था कि पुलिस में ही जाना है। पुलिस के लिए ही मैंने अपीयर किया था और मेरा उसी में सिलेक्शन हो गया, यूपी मिल गया। बस उसके बाद मैंने कोई प्रयास नहीं किया और 1979 में उत्तर प्रदेश ज्वाइन कर लिया। जब आप पुलिसिंग सेवा में थे और जब आप पुलिसिंग के उच्चतम पद तक पहुंचे, डीजीपी तक बनना हर आईपीएस का एक सपना रहता है। जब वो सपना साकार हुआ, जब आप आईपीएस बने, वो क्या मोमेंट था और कैसे आप उस चीज को देखते हैं? सभी को बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरी जो सेवाएं हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया और मुझसे कहा गया कि आप डीजीपी बने। और प्रदेश उस समय थोड़ा सा एक शामली मुजफ्फरनगर के दंगे होके चुके थे, तो ये भी मुझे डायरेक्शन था कि कोई और राइट नहीं होना चाहिए प्रदेश में, सौहार्द का वातावरण बना रहे, सख्ती करनी है। तो सख्ती की गई और जितने समय रहा उतना समय कार्यकाल ईश्वर की कृपा से बड़ा अच्छा निकला। और मुझे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जिस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं एसीसी के, उसके द्वारा 3 महीने का सेवा विस्तार भी दिया गया। मैं पहला आईपीएस अधिकारी हूँ यूपी का जिसको सेवा विस्तार मिला और मुझे इसकी भी बड़ी खुशी है और अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि जितना अच्छे से अच्छा कार्य कर सकूं, पुलिस के लिए जो भी स्टेप्स उठा सकूं जिससे कि पुलिसिंग में सुधार हो। तो ये जो आपका सेवा विस्तार था, इसे आप कैसे देखते हैं? मतलब सरकार के लिए ये जरूरी था? आपका कामकाज का फ्लो इतना अच्छा था? देखिए, वो होता क्या है कि मेरा कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, तो इसलिए जो है एक्सटेंशन भी दिया गया जिससे कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे कामों में। ये नहीं हो कि बार बार कुछ कुछ महीने पे उसमें रद्दो बदल हो। तो इस वजह से जो है वो मुझे दिया गया और उसका मैंने पूरा सदुपयोग किया। हर थाने के लिए एक एक्स्ट्रा गाड़ी पुलिस की वो सैंक्शन करवाई उत्तर प्रदेश के सीएम से। थानों पे पहले एक गाड़ी होती थी, अब 2-2 गाड़ी हैं और जो भी अपनी समझ से कर सकता था वो किया। थानों पे जो अभिलेख रखे जाते हैं उनके रखरखाव में सुधार किया। क्राइम भी ईश्वर की कृपा से पूरा कंट्रोल में रहा मेरे कार्यकाल में और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब आप डीजीपी थे तब एक बात कही जाती थी कि उस वक्त कानून आधारित पुलिसिंग थी और आप इसके हमेशा समर्थक रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं कि यूपी जैसे राज्य में क्या ये मॉडल सफल हो पाया? नहीं, क्यों नहीं। कानून आधारित पुलिसिंग तो हर समय होनी ही चाहिए और अगर आप करेंगे तो सफलता भी अवश्य मिलेगी। ये मेरी सोच ये कहती है कि अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी और कानून आधारित पुलिसिंग ही होनी चाहिए। जो गरीब और दबे वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनकी सबसे पहले सुनवाई होनी चाहिए और वो की भी गई। सुबह 9, सवा 9 बजे से पब्लिक से मिलना शुरू करता था जी और 2:30 बजे 3 बजे तक दिन तक मिलता था। तो जो भी लोगों की समस्याएं सामने आती थी, पुलिस के जवानों की समस्याएं सामने आती थी, उनका त्वरित गति से निस्तारण भी किया गया।
आप अगर अपने सर्वोच्च पद पर चीजों को देखते हैं, आपको लगता है कि ऐसा कौन सा फैसला आपने लिया जो अगर आप नहीं लेते तो पुलिसिंग जो थी वो गलत ट्रैक पे चली जाती? देखिए, हर चीज़ जो डीजीपी के लेवल पे हमको ये समझना होगा कि डीजीपी का लेवल एक पुलिस विभाग के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है, और बहुत सी चीज़ें वहीं से निर्धारित होती हैं, वहीं से गवर्न होती हैं। जब आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सिपाही लेवल तक उसका जो है पालन किया जाता है, और एक दिशा मिलती है विभाग को। ऐसा नहीं है कि डीजीपी का कहा जो है वो बेमानी हो जाए। चाहे शासन हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी उस बात को तरजीह देते हैं, ध्यान देते हैं, और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। मैंने ही अपने समय में, ये जो आज के समय में डीजीपी उत्कृष्ट सेवा पदक और ये सब देते हैं जी, वो मैंने ही उसका प्रारंभ अखिलेश यादव जी से कह के करवाया था। उन्होंने उसको अप्रूव किया, और आज उसको बड़े बृहद स्तर पे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। डीजी अपने लेवल से उत्कृष्ट सेवा पदक, गोल्ड प्लेट, वो सब देते हैं। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। मैंने अपने समय में एक फंक्शन किया था जी, और जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए थे पुलिस वालों ने, उसमें नॉन गेस्टेड को मैंने रखा था, गेस्टेड को कोई नहीं रखा था। अच्छा, नॉन गेस्टेड को मैंने दिया था। ये नहीं कि आईपीएस अफसरों को बांट दिया गया, नॉन गेस्टेड को दिया था। जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए थे वो सूचियां मंगाई थी और उनको वो दिए गए थे। तो लगता है एक बड़ी अच्छी परंपरा शुरू हुई। मनोबल बढ़ता है। कोई पुलिस वाला, छोटा पुलिसकर्मी है जो अच्छा काम, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस फोर्सेस में ये एक प्रचलन हमेशा से रहा है, पर यूपी पुलिस में नहीं था। शासन में प्रस्ताव लंबित था, तो वो मैंने स्वीकृत करवाया। जब ये चीज स्वीकृत हुई, आपको लगता है कि अखिलेश यादव उस समय चीफ मिनिस्टर थे, यंग थे, चीजों को अच्छी तरीके से टैकल कर रहे थे, समझना उनके लिए आसान था? क्योंकि अक्सर जब वो बातें करते हैं, वो चाहे डेवलपमेंट या, तो आपको लगता है कि एक विजन था उनके पास, उनको लगता था कि ये चीजें अगर हो जाएंगी तो अच्छा हो जाएगा? तो नहीं, देखिए, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का जो भी मुख्यमंत्री बनता है, विजन उनमें होता है। मैं जितने चीफ मिनिस्टर्स के साथ मैंने काम किया है और जितनों को मैंने कार्यकाल जिनका देखा है, उनकी कार्य प्रणाली देखी है, मेरा यही मानना है कि सब में कोई ना कोई विशेष गुण थे, तभी वो इस पद पे पहुंचे हैं, इस पद को सुशोभित किया है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना कोई साधारण बात नहीं है। एक बहुत बड़ा देश है उत्तर प्रदेश अपने में जी। तो जो भी रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स, मैं कईयों के नाम ले सकता हूँ, सबने राज्य के हित में फैसले लिए हैं और अच्छे काम हुए हैं। मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग में भी हर तरफ सुधार ही हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी स्तर पे कोई गिरावट महसूस की जा रही हो। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, जब आपने एटीएस की स्थापना की थी और ये भी बड़ा मौका था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाया गया, क्यों उत्तर प्रदेश में या पुलिसिंग में इसकी जरूरत आपको नजर आई, और इसके पीछे की आपकी अपनी सोच क्या थी कि हम एटीएस बना रहे हैं तो क्या ऐसा बनाए जो अब तक ना बना हो, या कुछ ऐसा हो जो आगे बेहतर एग्जाम्पल सेट करे? देखिए, जैसा मैंने कहा, 2007-8 में मैं आईजी जोन लखनऊ था और आईजी एसटीएफ भी था। तो 3 जगह ब्लास्ट हुए थे कचहरियों में, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी। इसमें 2 मेरे जोन में थे, लखनऊ और अयोध्या। तो ये महसूस किया जा रहा था बहुत समय से कि एसटीएफ जो है वो संगठित अपराध से इतना जूझ रही है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि जो आतंकवादी हैं या उनके सिंपैथाइजर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उसका कोई डेटा रखें या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। तो ये प्रपोजल बनाया था हम लोगों ने और मैंने इसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी को, मायावती जी को दिया था। मैं इसका क्रेडिट उनको देना चाहूँगा पूरा कि उन्होंने उसको समझ के, उन्होंने जो जिस तरह से अन्य प्रदेशों में एटीएस बड़ा सराहनीय कार्य कर रहा था, जैसे मुंबई है,
अन्य प्रदेश हैं, उसी तर्ज पे उन्होंने बनाने के लिए कहा। 24 घंटे में उसकी स्वीकृति निर्गत हुई। अच्छा। और आज की तारीख में एटीएस एक बड़ा सशक्त डिपार्टमेंट है और आतंकवादियों पर, स्लीपर सेल्स पर, अराजक तत्वों के ऊपर बड़ी सख्त निगरानी रखे हुए है। जब से वो घटनाएं हुई थी 2007-8 के ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं हुए हैं। इस तरह की आतंकवादी घटना कोई नहीं हुई है। तो एटीएस अब एक बहुत एक सशक्त विभाग बन के उत्तर प्रदेश पुलिस का उभरा है। और नेपाल बॉर्डर पे जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, और भी अन्य संवेदनशील स्थानों में, अयोध्या है, वाराणसी है, इन सब में एटीएस के दस्ते हैं, थाने हैं, और बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जब एटीएस का आप लोगों ने गठन कराया, तो सबसे पहला उसका जो एग्जीक्यूशन था वो याद है आपको? सबसे पहले कार्रवाइयाँ जो हुई एटीएस के बनने के बाद, किन अपराधियों को पकड़ा गया, कैसे? रामपुर की गिरफ्तारियां हुई थी, रामपुर सीआरपीएफ सेंटर की, और भी हुई, तो बहुत होती रही। उसके बाद मैं 3-4 साल रहा था, और उस समय भी गिरफ्तारियां हुई, बहुत से केस खुले। जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए थे उनके कई एक्यूज्ड हमने पकड़े। आजमगढ़ के बहुत से थे, उसमें से लड़के वो गिरफ्तार हुए। कुछ की गिरफ्तारियां लखनऊ से हुई, किसी की आजमगढ़ से हुई। तो निरंतर उसके बाद कार्रवाई होती ही गई। क्योंकि आपने बताया कि जब आपने मायावती जी को ये प्रपोजल दिया, बतौर सीएम वो थी, आपने उनको बताया, आपने प्रेजेंटेशन दी, तो 24 घंटे के अंदर इन बातों पर फैसला ले लेना, कैसे देखते हैं आप इसको? कि ये बहुत जरूरी था, या कि ये उनकी फैसला लेने की क्षमता थी जो उन्होंने फौरन? फैसला लेने की क्षमता थी। उन्होंने उसको समझा कि अन्य प्रदेशों में पहले से एटीएस है, यहाँ क्यों नहीं है। उन्होंने तत्काल उसको खोलने के, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को खोलने के ऑर्डर्स दिए। वो खुला, और तब से आज तक पीछे मुड़ के एटीएस ने देखा नहीं है। आप पुलिसिंग सेवा में, चूंकि ददुआ और ठोकिया का भी जिक्र जब भी होगा तो वो आपकी पुलिसिंग में ही उनके एनकाउंटर्स हुए। 2 डकैत जिन्होंने पूरी चंबल और बुंदेलखंड को नाको चने चबवा दिए, इनके बारे में थोड़ा विस्तार रूप से जानना चाहेंगे कि कैसे इनके एनकाउंटर हुए और कैसे आपने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम कराया। मैं जब 2007 में मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो मैं आईजी लखनऊ जोन अपॉइंट किया गया, और आईजी एसटीएफ जी, एज आईजी एसटीएफ मैंने समीक्षा की कि कौन कौन से गिरोह जो हैं वो प्रदेश में सक्रिय चल रहे हैं। तो ये पाया गया कि सबसे सक्रिय गिरोह जो हैं वो ठोकिया और ददुआ के हैं, और बुंदेलखंड और उस क्षेत्र में इनका भारी आतंक है। इन पे बड़े बड़े रिवार्ड भी थे। तो सारी टीमें एसटीएफ की जो हैं वो वहां पर डाली गई। जो वर्तमान में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं अमिताभ यश, ये उस समय एसएसपी एसटीएफ थे, और एडिशनल एसपी, और इन लोगों ने वहीं कैंप किया। हमारे वो एक दुर्घटना भी हो गई थी, हमारे कुछ कमांडो ठोकिया ऑपरेशन से लौट रहे थे तो ठोकिया ने मार दिए थे। 4-5 कमांडोज की हत्या कर दी थी, तो उसका भी बदला लिया गया। उसके तुरंत बाद ठोकिया का भी एनकाउंटर हुआ, पहले ददुआ का हुआ, फिर ठोकिया का हुआ। वो क्षेत्र पूरा जो है दस्यु विहीन कर दिया गया था उस समय, और उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने 100 डेज, फर्स्ट 100 डेज का अपना सेलिब्रेट किया था, जो उनके 100 दिन थे, सरकार के 100 दिन। उसमें हम लोगों को सम्मानित भी किया था, 3-3 लाख रुपए के रिवार्ड भी दिए थे, पिस्टल भी प्रेजेंट की थी, और मनोबल बढ़ाने के लिए, जिससे कि एसटीएफ कर्मी और आगे और अच्छा कार्य करें। कैसे, मतलब ये आम जनता के लिए सर बड़ा एक कौतूहल का विषय रहता है कि जैसे हम लोगों ने फिल्म देखी पान सिंह तोमर, तो जैसे उसमें डकैत मारे गए, जब पान सिंह जैसे मारे गए, तो क्या इनकाउंटर जो इन गिरोह के होते हैं ये फिल्मी अंदाज जैसा दिखाते हैं वैसे ही होते हैं, या कैसे होता है? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं, और जान को खतरा रहता है। आपको पता ही है, 4-5 कमांडो मारे गए जी, और उसके तुरंत बाद ये एक्शन ना लिया गया होता तो पुलिस का मनोबल टूटता है उससे। सख्त कार्रवाई की गई, दोनों गिरोह बिल्कुल लिक्विडेट किए गए, और पूरा आप उस क्षेत्र में लोगों से बात करें, उसके बाद कोई दस्यु गिरोह कई साल तक सिर नहीं उठा सका था। बाद में तो ददुआ के लोगों ने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली। तो सब ठीक है, वो अपनी जगह है, वो सब अपनी जगह है। उसका भाई, उसका बेटा सब आ गए, भतीजे सब लोग वो बन गए।
एक मुझे वाकया याद आ रहा है, जब आप शायद 94 का है, जब आप गाजियाबाद में एसएसपी थे, एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत बड़ा नाम उसमें जुड़ा था, उमर शेख का। क्या यह था मामला सर, और कैसे उमर शेख के बारे में आप लोगों को पता चला, क्या टिप मिली, क्या था ये पूरा ऑपरेशन? देखिए, टिप तो वही मिली थी। एक्चुअली इन्होंने अपहरण किए थे दिल्ली से। अच्छा। और अपहरण किए थे विदेशियों के, अमेरिकन सिटीजन, फ्रेंच सिटीजन, ब्रिटिश सिटीजन्स के अपहरण किए थे उमर शेख ने। और उनको ले जाके सहारनपुर में एक नवनिर्मित मकान में रखा था। कौन था ये उमर शेख? उमर शेख ये ब्रिटिश सिटीजन था। ओके। और नंबर टू है अलकायदा का। अच्छा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग इसी ने कराई है। ओके। और जो डैनियल पर्ल पत्रकार था पाकिस्तान का, उसकी बिहेडिंग में भी इसका हाथ था, उसको भी मारने में। अभी भी वो जीवित है, पाकिस्तान की जेल में है। अच्छा। तो वो उसको हम लोगों ने गाजियाबाद में, मैं तब एसएसपी था, उसको एक ऑपरेशन के तहत पकड़ा था। और उसी की निशानदेही पर सहारनपुर में वो जो विदेशी इन्होंने कैद कर रखे थे, उनको छुड़ाया गया था। उनके बदले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर से टेररिस्ट की मांग थी 10-12 बहुत बड़े आतंकवादियों को छोड़ने की। अच्छा। तो उनका वो नहीं छूट पाए, और ये सब विदेशी जितने थे ये छूटे, रिकवर हुए। इसका बड़ा अच्छा संदेश पूरे समाज में गया था। और उमर शेख को भी हम लोगों ने अरेस्ट किया था। बाद में श्री जसवंत सिंह जो विदेश मंत्री थे, वो जाकर उसको कंधार में छोड़ दिया गया था। उमर शेख 3 छोड़े गए थे। वही जो हाईजैक वाला, वो हाईजैक वाला 3 जो छोड़े गए थे, उसमें उमर शेख भी उन्होंने छुड़वा लिया था। अच्छा। लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो, तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। एक अमेरिकन सिटीजन गाजियाबाद में रिकवर हुआ था एक कमरे में, चेनों में बंधा हुआ। जब उसका पूरा इंटरोगेशन हुआ, तब पता चला कि ये उमर शेख का काम है। तो वो अमेरिकन सिटीजन भी छुड़वाया था हमने। फिर उसके बाद पूरा गैंग पकड़ा गया और कार्रवाइयां हुई। और उमर शेख की मैं समझता हूँ यही अहमियत थी कि कंधार जैसे मामले में उसको एक्सचेंज के लिए कहा गया। इसका मतलब उसका नेटवर्क कितना बड़ा था। 3 टेररिस्ट छोड़े गए थे, उसमें वो भी एक था। अगर वो यहाँ रहता, पकड़ा जाए तो और भी बहुत सारी चीजें तो है, हो सकती थी। नंबर 2 था अलकायदा में ओसामा बिन लादेन के बाद नंबर 2 था उमर शेख। ये ब्रिटिश सिटीजन था। उधर एसपी सिटी बरेली में जब आप थे, तब भी एक बड़ा वो रहा था, एक 2 हार्डकोर टेररिस्ट थे पंजाब के, शायद उनको भी आप लोगों ने। ऐसा है, देखिए कि सूचना मिली थी जब मैं एसपी सिटी बरेली था कि कानपुर में एक विधायक, कांग्रेस के विधायक विलायती राम कात्याल की हत्या करके और उनके गनर की हत्या करके कुछ आतंकवादी भागे हैं कानपुर से। ये जिक्र है 1988 का, लगभग 1988 का। तो ये भागे हैं और नेपाल की तरफ निकलने का है। अच्छा। तो बरेली होके भी जा सकते हैं। मैं एसपी सिटी बरेली था, तो चेकिंग करा रहा था इस सूचना पर। तो उसी में ईस्ट लाइट होटल है स्टेशन रोड पर, मशहूर होटल है, वहीं इनसे मुकाबला हो गया, वहीं ये पकड़े गए। और 70,000 का इन पे रिवार्ड भी था उस समय 88 में। ये ए ग्रेड के टेररिस्ट थे। और हम लोग को 70,000 रुपये रिवार्ड मनी भी मिला गवर्नर की तरफ से पंजाब के। और ये दर्जनों मुकदमों में वांछित थे पंजाब के। इन्होंने दर्जनों हत्याएं वहां पे कर रखी थी। कैसे आप लोगों को इनको पकड़, कार की चेकिंग के दौरान नॉर्मली ये लोग पकड़ में आ गए थे या कुछ? मैं वहां पे चेकिंग कर रहा था, एक कार खड़ी थी जिसका नंबर था DDD। ओके। DDD। मुझे गाड़ियों के नंबरों का शौक था। मैंने कहा DDD तो नंबर अभी सीरीज शुरू ही नहीं हुई है, तो ये DDD नंबर कैसे पड़ा हुआ है। तो जब वहां पे वेटर वगैरह थे, उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि इस तरह के हुलिया के लोग आए हैं। अच्छा। तो उन्हीं वेटर से कह के कमरा खुलवाया गया, तभी ये सब पकड़े गए। कमरे के अंदर ये लोग बैठे थे वहां चुप। एक पति पत्नी और बच्ची के साथ में उनकी आड़ में चल रहे थे। अच्छा। दोनों आतंकवादी पकड़े गए। और इन्होंने मेरे बैचमेट की भी हत्या की थी, एसएसपी पटियाला की। ओके। एसएसपी पटियाला और एसपी सिटी पटियाला की भी
हत्या इन्होंने पंजाब में की थी, अविंदर सिंह बरार की। जो जिस फैमिली को ये लोग शेल्टर बना के चल रहे थे वो सब इन्हीं के करीबी थे। अच्छा, वो भी उन्हीं के गैंग के लोग थे? इन्हीं के करीबी थे, गैंग के नहीं थे, पर वो उनका संरक्षण इनको मिला हुआ था। फैमिली की आड़ में बच के नेपाल निकलना चाह रहे थे। ये बड़ा ऑपरेशन था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था। मैं और मेरे साथ 1-2 सिपाही थे पुलिस में, और ऑटोमेटिक साइलेंसर लगी हुई पिस्टल इनसे रिकवर हुई थी। पूरा इन्होंने कन्फेस किया। बहुत दिनों तक बरेली की जेल में बंद रहे, सेंट्रल जेल में। 2 कंपनी पीएसी इनकी सुरक्षा में लगी थी बरेली सेंट्रल जेल में। बाद में शायद सुप्रीम कोर्ट से बेल हो गई। ऐसे अपराधी जब जेलों में चले जाते हैं, लगता है कि मतलब जैसे हम लोग बहुत बार देखते हैं, कई बार फिल्मों में देखते हैं कि पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसे अपराधियों को खत्म हो जाना ज्यादा बेहतर है। लगता है कि वो इनकाउंटर्स हो जाएं, वो ज्यादा सफिशिएंट रहता है। लोग जेल में हैं, फिर बेल हो गए। हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि ये है कौन। हम तो चेकिंग करा रहे थे जी। चेकिंग कराने में जब वो पकड़े गए और उन्होंने वो पोटेशियम साइनाइड खाया। अच्छा। और खा के जब उनके मुंह से झाग निकलने शुरू हुए तो डॉक्टर्स को बुलवाया और पूरा उनको फ्लश आउट करवाया सारा वो। तब बाद में पता चला कि ये तो वो आतंकवादी हैं जो कानपुर से हत्या करके भाग रहे हैं और दर्जनों मुकदमों में वांटेड हैं पंजाब के। तब तो मतलब आप तो चलिए बड़ा हाईटेक है, फोटो भेज दी गई कि ये भागे हैं, इनको देखना है। उस समय कुछ उस समय बस सिर्फ नाम होता होगा कि इस हुलिये के हैं, फोन पे यही बताया जाता होगा बस। इसके अलावा आप एसपी फतेहपुर भी जब रहे तब मुलायम सिंह यादव ने आपको सम्मानित किया, वो चीफ मिनिस्टर थे। वो क्या वाकया था, कैसे? देखिए, मुझे एसपी फतेहपुर में पोस्ट हुआ तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वहां से प्रधानमंत्री थे। मैं वहीं का एसपी बना जी। वहां पे कुछ गंभीर घटनाएं हो गई थी क्राइम से रिलेटेड, जिसके बाद मेरी पोस्टिंग वहां की गई थी। इसी अपेक्षा से की गई थी कि अपराधों पर नियंत्रण रहे। ईश्वर की कृपा से बड़ा जबरदस्त क्राइम कंट्रोल फतेहपुर में रहा, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया था। 5,000 रुपए का कैश रिवार्ड भी दिया था, बेस्ट एसपी का अवार्ड भी दिया था, और बहुत सख्ती से फतेहपुर में रहते हुए अपराधों पर नियंत्रण किया गया। उसके बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई। सैकड़ों लोगों को गैंगस्टर्स एक्ट में बंद किया गया। एक मतलब एग्जम्पलरी कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध फतेहपुर में हुई थी। प्रेसिडेंट अवार्ड भी आपको कई बार मिले? प्रेसिडेंट, हाँ मिले हैं मुझे। प्रेसिडेंट अवार्ड मेरिटोरियस सर्विस का भी मिला है और उसका डिस्टिंग्विश सर्विस का भी मिला है। मिले हुए हैं। 2015 में जब आप डीजीपी बने, जो पत्रकार की एक शाहजहांपुर में मौत हो गई थी, खबरें ये चली कि उसने सत्ता के खिलाफ खबरें चलाई, ऐसा कुछ हो गया। फिर उस मामले में आपने कार्रवाइयां भी की। कैसे उस इंसिडेंट को देखते हैं? क्योंकि जब हम ए के जैन सर के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो इंसिडेंट हमको नहीं, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई थी। उसमें कोई किसी तरह का दबाव भी नहीं था, और दबाव हो भी तो माना नहीं जाता है। ऐसे में जब कोई घटना है गंभीर तो मेरिट पर एक्शन होना चाहिए, और मेरिट पर एक्शन शाहजहांपुर पुलिस ने लिया था उसके खिलाफ। उसमें जो सत्ता का या पॉलिटिकली कुछ ऐसा कनेक्शन था, मुझे इतना बहुत ध्यान नहीं है। जरूर होगा, कोई ना कोई हो रहा होगा, पर उसका कोई तफ्तीश के ऊपर, गिरफ्तारी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं था। आप जब डीजीपी बन गए तब एक पुराना मामला भी खुल गया था। रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस की नेता थी, लखनऊ में उनके मकान को जलाने वाला जिक्र अचानक से चर्चाओं में आ गया था, याद है आपको? नहीं, उस समय तो कोई जिक्र नहीं हुआ। रीता बहुगुणा का ऐसा कुछ मामला नहीं था। मैं जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था तब का वाकया था वो। क्या हुआ था उस इंसिडेंट में और कैसे उस पर कार्रवाइयां हुई थी? वो तो सीबीसीआईडी को तफ्तीश ट्रांसफर हो गई थी। वो तो तब तफ्तीश सीबीसीआईडी ने करी है, और कुछ लोगों को चार्जशीट किया है उसमें। कहीं उसमें अभियुक्त पकड़े गए, कुछ क्रिमिनल्स पकड़े गए। अच्छा, क्या पुलिस पर नेताओं का दबाव रहता है और आपने पुलिसिंग में रहते हुए उन दबाव को ना कहा है? देखिए, दबाव का ये होता है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर नेता को अपनी बात कहने का अधिकार है। चाहे वो मिनिस्टर हों, चाहे वो एमपी हों, एमएलए हों, और नीचे के पदाधिकारी हों, उनकी बात को सुनना आपका फर्ज है। आप सुने, अगर उसमें कुछ सच्चाई है
त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं है तो स्पष्ट बता दीजिए। मेरा ये मानना है। क्या यूपी में जो डीजीपी का पद है, आपको लगता है कि वाकई में वो सबसे पावरफुल पद है? बहुत उसमें बहुत पावर केंद्रित है उस पद में, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कि मैंने और भी कई लोगों से बात की तो कहते हैं कि डीजीपी होना आपकी काबिलियत सेकेंडरी हो जाती है, आप मुख्यमंत्री के कितने करीबी हैं ऐसा कुछ पैमाना तय होता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा कोई करीबी नहीं था। मेरा तो जब अपॉइंटमेंट हुआ था तो लोग बाग बहुत सरप्राइज थे कि मैं कैसे बन गया। तो ऐसा कोई वो नहीं है, पर यह है कि मेरिट हमेशा काम आती है, मेरा ये मानना है। और इन पदों पर रहते हुए मेरिट का रहना नितांत आवश्यक है। लेकिन कई डीजीपी हमने यूपी में देखे जिनको जूनियर रहते हुए क्रॉस करके उनको बनाया गया, वो बने। मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। आपने चूंकि बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का जिक्र शुरुआत में भी किया, मायावती के दौर में आप बड़े पद पर थे, फैसले लेने वाले पदों पर थे। कहते हैं कि मायावती के कार्यकाल में कानून व्यवस्था सबसे सख्त होती थी, अफसर डरते थे। कितनी सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल डरते थे। वो क्राइम के मामले में उनकी टॉलरेंस बिल्कुल जीरो थी, और वो चाहती थी कि सख्त एक्शन हो। एससीज पे किसी पे भी किसी तरह का कोई अत्याचार ना हो, किसी महिला के खिलाफ कोई अपराध ना हो, और वैसे भी अगर कोई अपराध कोई गिरोह करे तो बचना नहीं चाहिए। उनका कार्यकाल मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निकला, और एटीएस के गठन का पूरा श्रेय उनको जाता है। और जो उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड बनाया वो उन्होंने ही बनाया, और उसके बाद से जो भर्तियां हुई हैं बिल्कुल पाक साफ भर्तियां हुई पुलिस में, उसका बड़ा फर्क पड़ा है। चूंकि आपने मायावती की सरकार का जिक्र किया, और 2015 आते आते उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी जब आप डीजीपी बने। उस वक्त की सरकार के फैसले लेने की क्षमता को आप कैसे देखते हैं? आप डीजीपी थे, आपके पास तमाम बड़े प्रपोजल्स, तमाम बड़े फैसले, बहुत अच्छे फैसले लिए गए। 1090 खुला, नया डीजीपी हेडक्वार्टर स्वीकृत हुआ, डायल 100 जो 1 है पहले, अब 112 है, पहले 101 की सुविधा थी जी, वो बहुत बड़े पैमाने पे शुरू की गई। बहुत अच्छे फैसले लिए गए प्रदेश के हित में। अखिलेश यादव जी को अक्सर मैंने सुना है, वो बात करते हैं जब इन अचीवमेंट्स का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि मैं विदेश में इन चीजों को देख कर आया था कि कितनी तेजी के साथ पुलिस एक्शन लेती है। मैंने उनके तेजी के साथ फैसले लेने और मौके पर पहुंचने की चीजों को बाहर से सीखा, और यहां पर मैंने अफसरों से कहा कि कुछ ऐसा करते हैं, तो जिसमें 1090 का वो जिक्र करते हैं। तो ये कैसे आप इसको देखते हैं? कितना ये एग्जीक्यूशन आपको लगता है? बहुत अच्छा उसका एग्जीक्यूशन हुआ, अभी भी हो रहा है। उसका लाभ अभी भी प्रदेशवासियों को मिल रहा है, और उत्तरोत्तर कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है। वर्तमान सरकार में सुधार हो रहा है। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में संगठित अपराध करीब करीब शून्य है प्रदेश में। सांप्रदायिक सौहार्द हर जगह बना हुआ है। माफियाओं के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो अभूतपूर्व है। फैसला लेने में अखिलेश यादव मायावती की तरह फौरन फैसले ले लेते थे या समय लेते थे? हर के अपने अपने तरीके होते हैं, और हर कोई अपने अपने हिसाब से चलता है। मायावती जी, हर मुख्यमंत्री के अपना एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होता है। मायावती जी का अलग था, अखिलेश यादव जी का अलग था, सबके अलग अलग है। कल्याण सिंह जी का अलग था, मुलायम सिंह का अलग था। हाँ, वो तो है ही। और योगी जी का अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। एनकाउंटर मॉडल एक तरीके से यूपी में पेश होने लगा पुलिसिंग में। फुल एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, एक नया शब्द चलन में आ गया। तो ऐसी कहने की बातें हैं, पर यह है कि अपराधी के खिलाफ मेरा मानना है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो जिनका भी समाज में भय हो, चाहे वो गैंगस्टर्स हैं, बड़े डकैत हैं, पेशेवर हत्यारे हैं, जिस किसी का भय हो समाज में, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। किसी निर्दोष आदमी को पुलिस को टच भी नहीं करना चाहिए। निर्दोष आदमी पे जब भी पुलिस कोई भी एक्शन लेती है, उससे बहुत बदनामी होती है, उससे बचना चाहिए हमेशा। इस तरीके का चूंकि आपने जिक्र किया, अभी सीजीएम कोर्ट ने एक संभल के मामले में, एक याचिकाकर्ता के मामले में, वो तो कंट्रोवर्शियल विषय है, और मैं तो संभल जुडिशियल कमीशन का मेंबर रहा हूँ,
मैंने वहाँ की परिस्थितियां देखी हैं। वो हाई कोर्ट जा रहे हैं उस डिसीजन के अगेंस्ट। देखिए उसमें क्या होता है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई साक्ष्य अभी तक कोई पुलिस के खिलाफ वहां पर है। जो गोली चली है, सब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की सब रिपोर्ट्स आई हुई हैं। उनकी टीमें वहां गई थी, उन्होंने पूरा एग्जामिन किया था। गोलियां कहाँ से चली, छतों से चली, जिन स्थानों पे लोग गिरे हुए मिले, वहां आसपास जो हम लोगों ने वहां पे कमीशन ने देखा, वहां आसपास कोई पुलिस की तैनाती भी नहीं थी। मतलब घिरे हुए थे, मतलब हजारों लोगों की भीड़ के बीच में घटनाएं हुई। अब ये देखना होगा आगे चल के क्या होता है। और मुकदमे बहुत से वहां पे कायम हुए हैं, तफ्तीशें हुई हैं, हो रही हैं, SIT फॉर्म हुई हैं, चार्जशीट लगाएंगे, कोर्ट उनका संज्ञान लेगा। इसमें भी देखिए हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट से क्या ऑर्डर होता है। लेकिन जो मौजूदा पुलिसिंग ने एनकाउंटर किए वो बड़े सवालों में रहे। उनमें 100 में 80 मामलों को या तो कोर्ट संज्ञान में ले रहा है या पॉलिटिकल पार्टियां उन पर आरोप लगा रही हैं। ये हमेशा से होता रहा है। कोई ऐसा एनकाउंटर नहीं रहा है प्रदेश में जिसको लेकर कि सवाल ना उठे हों। ददुआ और ठोकिया के एनकाउंटर को लेके भी लोगों ने सवाल उठाए, जातिगत आधार पे उठाए। ये तो हमेशा से होता रहा है। और पुलिस पे अटैक करना तो अपोजिशन पार्टीज का काम है, किसी न किसी मुद्दे को लेकर अटैक करते हैं। लगता है बलि का बकरा हमेशा पुलिसिंग बनती है। वो है, एक है, चला आ रहा है पहले से। इसको अन्यथा लिया भी नहीं जाना चाहिए। योगी जी कहते हैं कि हमने यूपी पुलिस को सबसे ज्यादा आजादी दी काम करने की। इस वाक्य को कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबको कह रखा, मेरी तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात होती है, वो यही कहते हैं कि मेरिट के ऊपर एक्शन लीजिए, कठोर एक्शन लीजिए, किसी के दबाव में काम मत करिए। तो बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं उसका असर भी दिख रहा है प्रदेश में। आज की तारीख में कहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं, कहाँ कर्फ्यू लग रहा है। अच्छा है, अपना लोग बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, जितने आएंगे। मैं तो यूपी का ही रहने वाला हूँ। यहाँ रोजगार तभी आएगा जब बाहर के बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आएंगे, अपने कारखाने लगाएंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है प्रदेश का, और मैं समझता हूँ यूपी के लिए अच्छा है। जो अभी ब्रेन ड्रेन होता है, लोग बाग यहाँ के बाहर जाके नौकरियां करते हैं, उनको ये अवसर मिलेंगे कि वो यहीं पर सर्विस करें। लेकिन एक जो तोहमत लगती है सर कि वो एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ एक्शन होते हैं, पुलिस भी ऐसा लेती है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैंने तो बहुत करीब से पुलिसिंग देखी है। हिंदू भी मारे जा रहे हैं, जाट भी एक्शन हुआ है, सबके खिलाफ एक्शन इस सरकार में ऐसा। हाँ, मुस्लिम्स के खिलाफ भी हुआ है। तो ऐसा कोई कम्युनिटी नहीं है जिसके खिलाफ नहीं हुआ है। ये एक प्रचार जरूर किया जाता है कि साहब वो एक इसके खिलाफ हो रहा है, उसके खिलाफ हो रहा है। अब आप ये देखें कि मुझे एक इंसिडेंट बताइए जिसमें कि आपको लगता हो कि जानबूझकर कोई कार्रवाई की गई है। खुली छूट है पुलिस को, पुलिस एक्शन ले रही है। कहाँ दिक्कत हो रही है? और देखिए, ये तो आवश्यक है कि आप किसी को भी छूट नहीं दे सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जो भी एक्शन है हो रहे हैं। और ये तो देखिए हर के अपने अपने देखने का एक नजरिया है, उसमें एक फर्क रहता है। और लोग ये सोचते हैं कि साहब किसी को दबाया जा रहा है। किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई, मैंने आपसे पहले भी कहा, कतई नहीं होनी चाहिए। और अगर होती है कहीं तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। क्योंकि इस समय माहौल ऐसा, फिजा ऐसी बनी हुई, लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकली स्टंट है, चीजों को लाइमलाइट में ला करके एक तरफा। मेरा तो यही मानना है। कोई कॉन्क्रीट बात कोई कहे कि ये आरोप है। जो एक्शन हो रहे हैं, कोई बुलडोजर की बात करता है। बुलडोजर में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर पास होगा तो जिसने गलत ऑर्डर किया है, जिसने गलत डिमोलिशन किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस आ गई हैं, उनको फॉलो करना हर किसी का दायित्व है। मगर कई ऐसे मामले सर आए जिसमें मामले हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में पेंडिंग हैं, बावजूद इसके वहां पर बुलडोजर चल जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये सब प्रचार होता है बिना उसके कि जब तक की अनुमति नहीं होती है। अभी जैसे तुर्कमान गेट पर दिल्ली में हुआ, उसमें हाई कोर्ट की परमिशन थी, तब एक्शन हुआ है।
ऐसा थोड़ी है, वरना तो हाईकोर्ट कल पुलिस के खिलाफ ही एक्शन लेना शुरू कर देगी। कई नेता चूंकि इन बातों का जिक्र करते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहते हैं कि क्या सरकार को, या वो योगी सरकार का जिक्र करते हैं, कहते हैं सरकार को सिर्फ इंक्रोचमेंट या ये सारी चीजें वो मुसलमानी इलाकों में ही क्यों नजर आती हैं, उनको किसी हिंदू इलाके में क्यों नजर नहीं आती? खूब हटते हैं वो, उसका जिक्र लोग नहीं करते हैं। हिंदुओं के एनक्रोचमेंट खूब हट रहे हैं। यहीं पर एक फ्लाईओवर के पास एक मंदिर बना हुआ था, यहीं राम मनोहर लोहिया के पास, जो ढलान है वो हटाया गया रातों रात, हटा के उसको दूसरी जगह ले जाया गया। बड़ा हल्ला हो रहा था, ऐसा मंदिरों पे ही कार्रवाई हो रही है। काशी विश्वनाथ में भी बहुत आरोप लगा कि दर्जनों मंदिर तोड़ दिए। तो ये तो देखिए सब कार्रवाई की बात है। जब आप उसको एक इम्पार्शियल तरीके से देखेंगे तो आपको फर्क परिस्थितियां नजर आएंगी। अतीक के साथ जो हुआ इंसिडेंट, उसे सरेराह गोली मार दी गई, उसकी मौत हो गई, अपराधी था नो डाउट, लेकिन उसकी इस हत्या पर भी बहुत सारे सवाल उठे। आप कैसे देखिए, सवाल उठाने वाले, विकास दुबे की भी हत्या की जगह भी जो एनकाउंटर हुआ था तब भी उस पर सवाल उठे थे। विकास दुबे का भारी आतंक था, थाने के अंदर गोली मार दी थी एक दर्जा प्राप्त मंत्री को। जो अतीक के साथ घटना हुई, अतीक के भाई अशरफ के साथ हुई, उसके अभियुक्त पकड़े गए हैं, जेल में बंद हैं, ट्रायल होगा, सजाएं होंगी, सब सामने निकल कर आएगा। वो तो कहने की बात होती है कि एसटीएफ ने मरवा दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। मुख्तार अंसारी के बारे में भी इसी तरह की बातें हुई, सब पोस्टमार्टम हुआ है, सब चीजें हुई हैं, हार्ट प्रॉब्लम का आया है। तो ये तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ ऐसा हो गया, जानबूझ के किया गया, अतीक के खिलाफ ऐसा हो गया, जानबूझ के किया गया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अतीक को आप कितना बड़ा अपराधी देखते हैं? अतीक से बड़ा कोई अपराधी ही नहीं था उत्तर प्रदेश में। किस लिहाज से? हर तरह से, हर तरह से। मतलब कोई एक भी आप मुझे बता दीजिए जिसकी की वजह से ना उसने मुसलमानों को बख्शा, ना उसने हिंदुओं को बख्शा। मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, मैं सब जानता हूँ। बताते हैं कि जमीन के लिए बड़ा उसके मन में लालच रहता था। हर चीज में था, किस चीज में नहीं था? अरबों की संपत्तियां ऐसी थोड़ी बन जाती हैं। और मुख्तार अंसारी के बारे में? वो ये ऐसा ही था, हार्डकोर क्रिमिनल, वेल बिहेव्ड था। अच्छा, हाँ, बिल्कुल वेल बिहेव्ड हैं तीनों भाई। और कभी किसी के साथ, अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। पर यह है कि ठेके हैं और हैं, चंदासी मंडी के विवाद हैं, कोयला मंडी को लेकर मुगलसराय में जो गोलियां चली, रुंगटा की किडनैपिंग हुई, वो सब तथ्य हैं। तो इन दो, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद में क्या फर्क देखते हैं आप? वो सब हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, मेरा तो ये मानना है, माफियाज थे। एक और अपराधी का बड़ा जिक्र होता है जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, श्री प्रकाश शुक्ला, जिन्होंने कल्याण सिंह के लिए सुपारी ले ली थी। एसटीएफ का गठन उन्हीं के लिए किया गया। क्या सर वो पूरी कहानी थी श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर की, और कैसे? बहुत मनबढ़ किस्म का अपराधी था। गोरखपुर में बहुत तेजी से अपराधों में आगे बढ़ा, अपराध की दुनिया में। वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या हुई। वीरेंद्र प्रताप शाही अपने में खुद बहुत बड़ा नाम था, विधायक था। तो ये तो अपना उस समय का था। और जिस तरह से वो तेजी पकड़ रहा था और जिस तरह की धमकियां लोगों को दे रहा था, उसे उसके अंजाम तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहुंचाया। वो बहुत जरूरी था। कैसे उसको एम्बुश किया गया सर? अब ये मैं इसकी ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा। हाँ। तो एसटीएफ का एक ऑपरेशन था। हाँ। बड़ा सफल ऑपरेशन था। हाँ। मौजूदा वक्त की पुलिसिंग को आप जब देखते हैं तो कितना अपग्रेड मानते हैं उसे, और आपको लगता है कि अब भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? किन लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सब कमेटीज बनी हुई हैं। एआई का किस तरीके से एआई का इन्वॉल्वमेंट करके पुलिसिंग को सुधारा जाए। जो पीछे कुंभ में व्यवस्था हुई, जो आजकल माघ मेले की व्यवस्था है, आप इसको पहले के कंपैरिजन में देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी आगे बढ़कर पुलिसिंग हो रही है। गाड़ियां नई नई आ रही हैं, जो नए ट्रेनी ऑफिसर्स हैं, ट्रेनी कांस्टेबल्स हैं, उनको बड़ा अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 62,000 की अभी भर्ती हुई है, बिल्कुल एकदम पाक साफ भर्ती हुई है। वो जल्दी ज्वाइन करेंगे पुलिस को। उनके आने से एक पुलिस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी सड़कों पे।
और कार्यप्रणाली में सुधार होगा। मगर एक चीज और भी सर देखने को मिली है, जितने नए रिक्रूटमेंट होते हैं उतनी तेजी के साथ वो किसी ना किसी करप्शन में भी पकड़ लिए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अफसर नए भर्ती हुए जो चाहे थानों में हो, चाहे चौकियों पे हो, लोअर लेवल पे हो, छोटी मोटी रिश्वत में, पैसों के लेन देन में मालूम पड़ा कि नई भर्तियों के लोग उसमें ज्यादा रहते हैं। देखिए, जो भी गलत है, अगर वो पैसा ले रहा है, रिश्वत ले रहा है, तो निसंकोच कार्रवाई होनी चाहिए। ये सोचकर कि अभी नया है तो इसलिए ऐसा हो गया। जीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति रहनी चाहिए। और सर, चूंकि अब बहुत सारे नए यंगस्टर आईपीएस और बिल्कुल डायनामिक आते हैं रिक्रूटमेंट में, क्या आप उनको सलाह देना चाहेंगे एज अ सीनियर? क्या उनको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए जो सीनियर्स रहे हैं, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। अन्य प्रदेशों में जो पुलिस में सुधार हो रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश में भी लागू करना चाहिए। यही एक तरीका है आपको ग्रो करने का। आप एक ऐसी स्थिति में ना आए कि वहां पर यथावत हो जाएं। बिल्कुल आप लगातार सुधार करते रहें। आजकल बहुत तरह तरह के प्रोग्राम डीजीपी हेडक्वार्टर ने लॉन्च कर रखे हैं और उन पे बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। लगता है कि दिल में कोई बात रह गई हो कि अगर मुझे दोबारा डीजीपी बनने का मौका मिलता तो मैं इस चीज पे जरूर काम करता। नहीं, काम चल रहा है। मेरा ये मानना है कि जो यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो डीजीपी बन रहे हैं, एक से एक अच्छा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे रहा है और उसकी सराहना की जानी चाहिए। अब हम लोग अपने पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पे हैं। अब ये पुलिसिंग सेवा थोड़ा सा हम लोग कम बात करेंगे। पर्सनल लाइफ में अब नौकरी के बाद क्या रहता है, कैसे दिनचर्या रहती है? किताब लिखते हैं कुछ? नहीं, किताब नहीं, मैं कुछ टीवी चैनल्स वगैरह पे बोलता रहता हूँ। एक जगह मैं एज एडवाइजर वर्क भी कर रहा हूँ, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए वहां भी जाता हूँ। और अपना बाकी समय अपना सब फिल्म देखते हैं ना। मुझे कोई शौक नहीं है। टीवी वगैरह पे देखते रहते हैं। कोई पसंदीदा हीरो जिसका सब कभी देखने का दिल चाहे? नहीं, मुझे कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा फिल्मों का वो नहीं है। पढ़ने का शौक है? पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, कई अखबार पढ़ता हूँ, मैगजीन्स पढ़ता हूँ, किताबें भी पढ़ता हूँ। पॉलिटिकली दिलचस्पी है? मौका मिला कभी? पॉलिटिकल मेरी ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है। विधायक या मंत्री बनने का कोई ऐसा वो नहीं है। कभी अप्रोच हुई तो? मैं बिल्कुल, कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बहुत अपना सुकून से बहुत अच्छी जिंदगी निकल रही है, बच्चे सब सेटल्ड हैं, बस। नेता बनने की ख्वाहिश नहीं? कोई ख्वाहिश नहीं है। नहीं लगता लाल बत्ती नीली बत्ती तो आपका जलवे में रही है, लाल बत्ती भी रहे? नहीं, ऐसा कोई नहीं। कभी कोई कहे कि आइए आप? नहीं, कोई नहीं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे रिटायर्ड आईपीएस या आरएस लेके, वीआरएस लेके बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिक्स को ज्वाइन भी किया। आप यंग एज पे करें, आप वीआरएस लेके तो ज्यादा अच्छा है। असीम अरुण जी का एग्जांपल है। उनका तो कई साल सर्विस के बचे थे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं असीम अरुण। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके फादर ने बहुत अच्छा कार्य किया यूपी पुलिस में। 2 बार वो तो डीजीपी रहे। तो सर इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। हमारे साथ वो डीजीपी ए.के. जैन सर थे, वो अपनी बातों पर खुलकर अपनी राय रख रहे थे। वो प्रदेश के डीजीपी रहे, उन्होंने प्रदेश को आधुनिकता की तरफ पहुंचाया। उन्होंने एटीएस की स्थापना की, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो अपराध था उस पर अंकुश लगाया। उन्होंने हर सरकार में अपने आप को साबित किया और सरकारें आज भी उनको बड़े सम्मान से देखती हैं। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार। धन्यवाद भैया।